नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं MB न्यूज़ 24। समाज में शिक्षा कितनी ज़रूरी है यह तो आप सभी जानते होंगे। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा ताकि हर किसी को शिक्षा मिल सके। लेकिन आज बिहार सरकार के नीति और इनके जो करने वाले कार्य हैं उनके नियत या इनके जो पदाधिकारी हैं उनके नियत को देखकर तो यही लगता है कि शिक्षा गरीबों के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा गरीबों के लिए भिक्षा है कि जब इनका मन होगा देंगे, इनका मन नहीं होगा नहीं देंगे। जी हाँ, यह इस तरह की व्यवस्था पूरे शिक्षा जगत में छाया हुआ है कि शिक्षा तो दूर, बच्चों को बैठने के लिए जगह भी नसीब नहीं हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अथमलगोला प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस्मानपुर की स्थिति की। यहाँ मात्र 3 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में किचन बना दिया गया है क्योंकि मिड डे मील के वजह से भी इन्हें परेशानियाँ झेलना पड़ रही है। 2 कमरों में 1400 बच्चे, जी एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 2 कमरों में 1400 बच्चे को पढ़ाया जाता है। शिक्षक यहाँ पे 12 से 13 हैं और बचे हुए बच्चों को बाहर खुले आसमान के नीचे धूप, बारिश और ठंड में बैठा के शिक्षा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों को कैसे शिक्षा मिल रही होगी, इन बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा होगा। शिक्षकों का कहना है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ केवल हाजिरी बनाकर चले जाते हैं। मैं भी विवश हूँ क्योंकि उन्हें बैठने का जगह नहीं है, इसलिए मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यह दंभ भरते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। तो कैसी तरक्की है? बिहार सरकार की शिक्षा नीतियों में मितता है कि उसे देखकर ही आप समझ जाएंगे कि एक कैसी शिक्षा नीति है और एक कैसा समाज के साथ दुर्व्यवहार है। चूंकि आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सारे गरीब तबके के बच्चे होते हैं और जब इन्हें बैठने तक का जगह नसीब नहीं है तो फिर यह शिक्षा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी को देखिए कि कैसे बच्चे एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं कि जैसे लगता है कि उन्हें सांस लेने के लिए भी एक दूसरे की इजाज़त लेनी पड़ती होगी। पूछना पड़ता होगा कि क्या मैं सांस ले लूं या तुम ले रहे हो। जी हाँ, बच्चों की ऐसी ही स्थिति देखने को मिलता है। बच्चों को आप चावल की बोरी पे बैठे देखेंगे, चावल की बोरी पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के जितने भी कर्ता धर्ता हैं उनका ध्यान कभी इस विद्यालय की तरफ नहीं जाता है। वो कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि इस विद्यालय को और कमरे या भवन या जगह मुहैया कराया जाए जहाँ की बच्चे एक खुशनुमा माहौल में एक व्यवस्थित जगह पर बैठ के शिक्षा हासिल करें। देखिए पूरा वीडियो और खुद ही निर्णय लीजिए कि आप किस समाज में जी रहे हैं। अभी मैं उस्मानपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उस्मानपुर में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाने की स्थिति क्या है। यहाँ पे विद्यालय में कमरों की कमी है, जिसके वजह से बच्चों को बाहर धूप में बैठाया जा रहा है और धूप में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्यों मैम, बच्चों को बाहर क्यों रखे हैं?
कमरा नहीं है, जी। कमरा नहीं है, जगह की कमी है, इसलिए हम लोग बाहर बैठाते बच्चे। कितने कमरे हैं आपके यहाँ? 3 कमरा है, एक आपका रसोई घर है, 2 में बच्चा बैठता है, तो उसमें 7th 8th है और 5th 6th है, मतलब बाकी सब बच्चा बाहर। जी, जगह के अभाव में आप बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या कभी शिकायत आता है गार्जियन की तरफ से कि बच्चों को धूप में आपने रखा है? गार्जियन लोग तो नहीं करता, गार्जियन लोग चूँकि लोकल है, जानता है स्थिति। यहाँ पोषक एरिया बहुत बड़ा है, जिसके चलते बच्चे यहाँ बहुत हैं और रूम नहीं है। अगर ऊपर बने तो कुछ व्यवस्था हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चे धूप में बैठे हैं। अब ये बच्चे धूप से बचेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे, यह जिम्मेवारी सरकार की है कि इनको क्या देना चाहते हैं। बच्चों के साथ शिक्षक भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों के साथ शिक्षक को भी इसी कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाने के प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से बच्चे क्या सीखेंगे ये तो भगवान ही जाने, और जो यहाँ के रखवाला हैं वो बता सकते हैं। बनारस में है और अच्छे फसल कटने के समय गाँव गए थे। फसल कटने के समय जगह के अभाव में बच्चों को बरामदे में भी रखा गया है और खुले आसमान के नीचे भी रखा गया है। आइए मैं क्लासरूम का स्थिति दिखाता हूं आपको, जहां पे आप देखेंगे कि एक छोटे से कमरे में लगभग सैकड़ों बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे मैम यहाँ पे? 100 से ऊपर बच्चे हैं। 100 से ऊपर बच्चे हैं। 2 क्लास है इसमें, 7 और 8। जी, कितने क्लास है? 7 और 7 और 8 इस रूम में है और 2 क्लास उस 6 और 5 जो है उस क्लास में। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? एक क्लास में नामांकित तो एक क्लास में 180 है। 180 है। 7 में? 7 में। 8 में? 8 में 190। तो आप देख सकते हैं कि 400 बच्चा है एक ही क्लास में, जिसमें से इनका कहना है कि आधे बच्चे केवल हाजिरी बनाकर, अटेंडेंस बनाकर चले गए हैं, और जिन बच्चों को जगह मिला है वो अपने आप को खुशनसीब समझते होंगे कि आज इन्हें पढ़ने का मौका मिला है। बाकी बच्चों को बदनसीबी है कि उन्हें बैठने का जगह भी नहीं मिला है। आइए मैं दूसरे कमरे का भी स्थिति देखता हूँ। कुछ पेड़ आंधी में भी गिर गए हैं। कुछ पेड़ कहाँ गिर गया है? आंधी में। देखिए तुम लोग, पेड़ पौधों को वही हाल हुआ था कि आंधी में बहुत किस किस क्लास के बच्चे हैं सर? ये छठा और ये 5वां। 5वां और छठा, दो वर्ग का बच्चा एक में है। कितने बच्चे होंगे सारे? 100 से ऊपर होगा यहाँ, 125 के आसपास होता है। 125 के। तो इस कमरे की भी स्थिति आप देख रहे हैं कि बच्चों को न तो बैठने का बेंच है और न ही पर्याप्त जगह है। बच्चों को मवेशियों की तरह जैसे एक कमरे में डाल दिया जाता है, उसी तरह की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। ये ऑफिस सह क्लासरूम है। अब यहाँ शिक्षक महोदय का कहना है कि ऑफिस भी है, गोदाम भी है और क्लासरूम भी है। तो बच्चा वहाँ भी बैठा हुआ चावल के बोरी पर। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे चावल के बोरे पे भी बैठे हैं। यही चावल इनको फिर खाने में भी मिलेगा। अभी इनको पैरों से भी मसलना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है इन बच्चों का और इस शासन व्यवस्था का भी कि अपने बच्चों को वो शिक्षा के साथ सही चीज़ें मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, ना तो सही शिक्षा दे पा रहे हैं और न ही सही खान पान का व्यवस्था दे रहे हैं। इसलिए हर बच्चे का ज्यादा से कौन कौन सा क्लास है सर इसमें? ज्यादा से ज्यादा चौथा क्लास का। केवल चौथा क्लास का जी हाँ, है। केवल कितने बच्चे हैं इसमें? 90 को लगभग उपस्थित। कितना? हाँ 90 बच्चे। तो यहाँ भी कमोबश वही स्थिति है जो बाकी कमरों का है। बरामदे में रखा गया है बच्चों को, लेकिन यहाँ भी न तो बेंच है इन्हें। बच्चे, क्या आप लोग बैठने के लिए बिस्तर अपने लाते हैं? यहीं स्कूल से मिला है? ठीक है। तो यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दरी और वो क्या कहते हैं उनके प्लास्टिक के बोरे रखे गए हैं, जिन पर बच्चों को बैठाया गया है। और मैं अब
इस विद्यालय के किचन के तरफ आया हूँ। किचन में आप देख सकते हैं कि एक कमरे किचन के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिसमें आज का मेनू के हिसाब से जो खाना बना है वो खिचड़ी है। कद्दू डाल के। जी, कद्दू और दाल की खिचड़ी बनाई गई है, लेकिन कुछ पतला ज़्यादा है सर, इस पर भी ध्यान रखिए आप लोग। अपने गाढ़ा हो जाएगा दही की तरह। इसमें क्या है? वही खिचड़ी बन के। अच्छा, खिचड़ी ही बन गया है, ठीक है। वो चोखा है, वो चोखा दिखाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चोखा बनाया जा रहा है अभी, यह पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। और तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जगह के अभाव दिख रहा है, जिसके वजह से सारे सामान अस्त व्यस्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि एक किचन है, एक तरह से गोदाम सा प्रतीत होता है, जहाँ सारे सामान बिखरे हुए होंगे। मध्याह्न भोजन का थाली है ये। जी, क्या सर थाली आप अपने पैसे से मंगवाए अपने हैं? पैसा से लाया हूँ, 50-50 करके 3 बार लाया हूँ। 150 थाली, आप पहले का 100 था, मैंने 250 थाली है। सरकारी और थाली 50 आपको लाना कितना है। मिला है? सरकारी थाली 100 है पहले का, और 50 और लाने वाला हूँ। मैंने 200 थाली, 300 थाली पुराना है, तब जाके होगा। क्यों आपने एप्लीकेशन नहीं दिया कि मेरे यहाँ थाली कम है? एप्लीकेशन दिया हुआ है, मध्याह्न भोजन प्रभारी को दिया हुआ है, और वो 2-3 महीना हो गया है, अभी तक वो पैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, उसमें हमें चूल्हा खरीदना है, बर्तन सब फूटा हुआ पहले का, वो बर्तन खरीदना है। गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिया हूँ, उसमें 17 और 5 17 3 20 22,000 रुपया लगा, वो अपना तनख्वाह का है। अब वो सब पैसा आएगा तब हम लेंगे, नहीं आएगा तो हमारा गया। तो क्यों नहीं आएगा? आपने एप्लीकेशन तो हम दिया है ना? आशा में है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी बोल रहे हैं कि आएगा सर, आएगा। मध्याह्न भोजन बंद नहीं कीजिए, क्या आपके यहाँ जगह कम है, बच्चा उससे भी ज़्यादा है। आपके विद्यालय का जो सबसे बड़ी समस्या है वो जगह की कमी। जगह का कमी सबसे महत्वपूर्ण समस्या। बाकी और कोई समस्या? और कोई समस्या ये मध्याह्न भोजन का जो पैसा बाकी है वो आ जाए। महीना में मध्याह्न भोजन का पैसा हमें वेंडर नहीं देता है, नहीं देते हैं। 2-2 3-3 महीना के बाद पैसा जो अपना वो होता है तो देता है। तो फिर कैसे आप व्यवस्था करते हैं? तो व्यवस्था अब वही लोग वेंडर करवाता है, वेंडर करवाता है जहाँ से करवाता है। सर आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। गांधी जी के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं। यह जो विद्यालय है आपके घर के बहुत नज़दीक है सर। नजदीक क्या, हम जमीनदाता हैं। जमीनदाता हैं आप? अच्छा, चलिए, आप जमीनदाता हैं, लेकिन बहुत ही कुव्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें प्रशासन की भी गलती है, कुछ समाज की भी गलती है। इसी बात में एक तरफा नहीं जी, ये समाज के भी कुछ इसमें दोष है, और प्रशासन के तो ये है। यहाँ पे शिक्षकों का आरोप है, कहते हैं कि यहाँ पे विद्यालय की बहुत कमी है, जिसकी वजह संख्या की कमरों की संख्या की बहुत कमी है। कमरों की संख्या तो शिक्षक का आरोप सही है, क्योंकि अब लोग पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, जगह ही नहीं है, तो ये बेचारा का तो कोई गलती है नहीं, ये तो पढ़ाने के लिए। तो इस पर क्या किया जाना चाहिए? क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास है सामाजिक तौर पर? तो देखिए, इस पर तो जैसे अब शिक्षा विभाग के जो सारे लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। पहले तो समाज सजग नहीं है। जी, इनका शिक्षकों का कहना है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो सामाजिक तौर पे क्या स्टेप आप ले सकते हैं, या आप अपने समाज की तरफ से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन बात है कि अब सहयोग तो होना चाहिए समाज के। जी, अकेले तो कोई नहीं कर सकता है। अगर मानिए कि कुछ और आंदोलन करना पड़ेगा तो सहयोग बिना तो आंदोलन चलेगा। जी, दबाव बनाना पड़ेगा, तो दबाव अकेले बनाना नहीं है, समाज जन दबाव बनाएगा तो आज हाई स्कूल हो जाता है, इसके बदले में चला गया बुढ़रा। ये दुर्दशा के चलते, इस समाज के कमजोरी के चलते, तो इस समाज को कौन समझा? तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? कैसे होगा इसका सुधार? देखिए, इसमें जो पढ़ा लिखा लिटरेट लोग हैं, कम से कम वो जो सहयोग करे तब ना कोई परिवर्तन आए। तो वो जो अनपढ़ और यहाँ के शिक्षित और अनपढ़ में हमको अंतरे नहीं बुझा रहा है कि कौन सही है कौन गलत। इस पर भरोसा किया जाए। तो सर आप कोई प्रयास शुरू करें जिसमें लोगों को जोड़ने की कोशिश करें? तो हम जन्म से आज तक प्रयास में। जी, तो क्या लोगों को जोड़ने का कोई प्रयास, जिससे कि आप जो वैसे लोगों को जोड़ सके जो शिक्षित हैं, जो आपको मानते हैं, जानते हैं? नहीं, देखिए, शिक्षित तो अब हैं, लेकिन अब उनको कहना क्या है, उनको अपना भी तो सुनना चाहिए कि हमारा समाज में क्या है, हमारा बाल बच्चा, आने वाला पीढ़ी क्या कहेगा, वो तो उसका अपना भी तो होना चाहिए। कहने से होगा। शिक्षित को हम शिक्षित करें,
अब तो खुद MA PhD सब हो गया, और वो भी कुछ मैंने अनपढ़वा की जैसा व्यवहार करता है, तो हमको तो आश्चर्य लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है। जी, मेरा नहीं आना। पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए। शोभाकांत मंडल जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्कल मध्य विद्यालय उस्मानपुर अथमल गोला। और आप आ जाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और स्कूल हम लोग का क्या स्थिति है सो तो आप देख ही रहे हैं। दैनिक मैंने जगह एक होता है जगह कम नहीं, जगह नहीं है उसमें प्रखंड में सबसे ज़्यादा नामांकित बच्चे और सबसे ज़्यादा उपस्थित बच्चे यही हैं, सो देख भी लिए हैं, आप देखे भी हैं। उसमें हमने नवीकरण क्या किया है, उसमें भी नवीकरण हमने ये किया है। पहले विदाउट ड्रेस का बच्चा यहाँ पर आता था पढ़ने के लिए, और बच्चा आता था पहले 1000-1200 पहले वो 1000-1200 एडमिशन था, नामांकित बच्चा था, लेकिन आता था 200, 250, 300। क्यों? विदाउट ड्रेस में आता था। बच्चों को, गार्जियन को ये लगता था कि पढ़ाई नहीं होता है, और टीचर सब जैसे तैसे जितना आता था उतने को पढ़ा था। अब हम जो यूनिफॉर्म का जो सरकारी ड्रेस है स्कूल का, वो जो लागू कर दिया, जो स्कूल आना है तो यूनिफॉर्म लगा के आओ, नहीं तो स्कूल नहीं आओ। तो गार्जियन को ये लगा कि बच्चे को जो पहले प्राइवेट स्कूल में यूनिफॉर्म नहाता था और यूनिफॉर्म पर लगा के या गाड़ी तक छोड़ने के लिए, स्कूल तक छोड़ने के लिए बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूल में, अब वो हमारे स्कूल में हो रहा है, सरकारी स्कूल में। वो लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, इसीलिए वो लोग, बच्चे की जनसंख्या बढ़ गया है, अब वो 700-800 बच्चा आता है। तो आपने अभी तक क्या क्या शिकायत किया है अपने विद्यालय के व्यवस्था के सुधार के लिए? हम BO सर को एप्लीकेशन का रिसीविंग तो नहीं, अभी हम खोजेंगे, मिलेगा, हो गया है साल भर। BO साहब को हम लिख के दिए कि विद्यालय का जगह बहुत कम है, बच्चे इतना आ रहा है, बाहर बगीचा में बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है, बरसात आता है तो उसमें भी सबको पढ़ाई बाधित हो जाता है, सबको जैसे तैसे ऊपर लाना पड़ता है। तो BO साहब लिख के जिला का शिक्षा पदाधिकारी को लिख के दिए हैं, अब वहाँ से अभी तक कोई रिपोर्ट लेकिन नहीं आप आया कह रहे हैं कि 1 साल पहले दिए, दोबारा फिर प्रयास किए कभी आप? दोबारा मौखिक में बोला गया। 2 शिफ्ट वाला हाँ, 2 शिफ्ट वाला मैडम नकार दिया है, इसलिए कि और मिडिल स्कूल 2 शिफ्ट में कहेगा, इसीलिए क्योंकि हाई स्कूल रहता तो उसमें कहना नहीं पड़ता, 2 शिफ्ट के लिए वो मांग नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है सर कि आपकी तरफ से भी पूर्ण प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि साल भर पहले आपको एप्लीकेशन दिए हैं, दोबारा आपने प्रयास नहीं किया। लॉकडाउन हो गया, उसके बाद दोबारा हम मौखिक रूप से मैडम को बोला हूँ, जो अभी पर मैडम BO साहब हैं, तो BO साहब को मैं बोला मैडम ऐसा, तो उसको तो लिख को तो दिया हुआ। अगर BO साहब आपके बात नहीं सुन रहे हैं तो उच्च पदाधिकारियों से संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उस पदाधिकारी मुखिया जी को हम बोले थे, मुखिया जी DDC के मीटिंग में रखा है बिल्डिंग के लिए। नहीं, मुखिया जी आपके ऑथोराइज पर्सन नहीं है, वो जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, हैं। तो सारे जन समस्याओं के रूप में ही इसको देखेंगे। विद्यालय के लिए आप ऑथोराइज हैं, और आपको जो कदम उठाना है वो कदम ज़्यादा मान्य होगा, इसलिए आप प्रयास हम कीजिए। अपने ऊपर पदाधिकारी को तो बोले हुए हैं, लिखित में बोले हुए हैं। नहीं, जैसे आप लॉकडाउन लग गया, दूसरा लॉकडाउन लग गया जी, उसके बाद हम लिखित रूप में नहीं दिया हूँ। नहीं, तो जो आपके उच्च पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो उनके भी तो उच्च पदाधिकारी हैं ना जी, तो उनसे आप मिलने के प्रयास क्यों नहीं करते हैं? उनसे मिलने का प्लान बन रहा है, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हाँ, मिल अगर के आपको हम कह देंगे कि हम मिल करके आए हैं, उसका रिसीविंग दिखाएंगे आप। क्योंकि आपके पास रास्ता शिक्षा मंत्री तक जाने का है, मुख्यमंत्री तक जाने का है। अगर आपके बच्चों को कष्ट हो रहा है तो इसकी समस्या आप बेहतर उठा सकते हैं किसी और की अपेक्षा। मुखिया जी क्या कहेंगे, सरपंच साहब क्या कहेंगे, वार्ड सदस्य क्या कहेंगे, वो अलग मामला होगा, जो आप कहेंगे वो मामला अलग होगा। जी ठीक है, तो विभागीय स्तर से हम BO साहब को ये वो दे करके आगे हम बढ़ते हैं। जी जी।